नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 14 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है, इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम संपूर्ण मैथ की पेडागोजी को कवर करेंगे, जो कि पेपर 1 और 2 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाला वीडियो है। एक तरीके से ये पेपर पास सीरीज है। अगर आप इन 60 प्रश्नों को अच्छे से देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि 10 क्वेश्चंस आपके आसानी से इस वीडियो से मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं बता दूं कि जुलाई 2024 से 2011 तक आए हुए प्रश्नों में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है या जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, वहां से हमने प्रश्नों को लिया है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने विभिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप किया। ठीक है, श्री जोसेफ ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के किस मोड का उपयोग यहाँ कर रहे हैं? ध्यान रखिए, जो ब्रूनर ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया है, यहाँ पर उन्होंने 3 मोड दिए हैं। नंबर 1 ध्यान रखिए, उन्होंने अभिप्रदर्शन इनएक्टिव मोड दिया है, दूसरा दृश्यमापता आइकॉनिक मोड दिया है, और तीसरा सांकेतिक मोड दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चित्र बनाकर दिखा रहे हैं तो इसे कहते हैं दृश्यमापता या आइकॉनिक मोड। ठीक है, जहां चित्र की बात आएगी या दृश्य की बात आएगी वहां पे दृश्यमापता या आइकॉनिक मोड होगा। जहां चुपचाप बच्चा क्रिया करता है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, वहां अभिप्रदर्शन मोड होगा। जहां भाषा या सिंबल्स के द्वारा बात होगी वहां सांकेतिक मोड होगा। तो यहां का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में हेक्सिलेशन या टाइलिंग का सबसे उपयुक्त उपयोग निरूपित करता है? तो ध्यान रखिए, जो टाइलिंग का सबसे अच्छा उपयोग है वो होता है कि ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाना। ठीक है, जो ज्यामितीय आकृतियां हैं उनके उपयोग से जो पैटर्न बनाना है वो किसके उपयोग से होगा? हेक्सिलेशन या टाइलिंग। ठीक है, बाकी ऑप्शंस गलत हैं, जैसे ज्यामिति में क्रियाविधि अधिगम को करने के लिए, कोणों को मापने के लिए, या स्थानीय मान की अवधारणा को विकसित करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, एक तो ज्यामिति आकृति जरूर आनी चाहिए जैसे ही टाइलिंग आएगा, और फिर उससे पैटर्न बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक में जो अवधारणाएं हैं वो किधर से किधर की ओर? तो जटिल से सरल गलत है। ठीक है, सरल से जटिल होनी चाहिए, और अमूर्त से मूर्त भी गलत है, क्योंकि मूर्त से अमूर्त होनी चाहिए, और मूर्त से अमूर्त बिल्कुल सही होगा थर्ड ऑप्शन। मानक कलन विधि द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए, ये भी गलत है। थोड़ा हम इसके बारे में देखते हैं कि जो गणित की अवधारणाएं हैं वो हमेशा सरल से कठिन की ओर, या मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए, आगमन से निगमन की ओर होनी चाहिए, या संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए, यहां से प्रश्न 1 बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि कक्षा 4 की गणित की शिक्षिका सुश्री एस्टा ने अपने विद्यार्थियों को गुणों के आधार पर दी गई ज्यामितीय आकृतियों को विभिन्न समूहों में बांटने का क्रियाकलाप किया। यानी कि जो आकृतियां थीं उनको समूहों में बांटने का क्रियाकलाप दिया। वे अपने विद्यार्थियों का वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन का स्तर का आकलन कर रही हैं। यानी कि वो बच्चा अब किस स्तर पर पहुंच गया है। बच्चा जब ज्यामितीय जो आकृतियां हैं उनको जो है वर्गीकृत कर रहा है। वर्गीकृत करने का मतलब उनके गुणों के आधार पर जब वर्गीकृत करना शुरू कर देता है, तब यहाँ पर वैन हेले का विश्लेषण, ठीक है, किस स्तर पर आएगा बच्चा? विश्लेषण के स्तर पर, एनालिसिस के स्तर पर आएगा। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में वैन हेले से भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि एक प्रश्न जरूर आता है। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट नोट्स सभी जगह जगह इंक्लूड कर दिए हैं, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। वैन हेले का ज्यामितीय चिंतन, लेवल इसके 4 लेवल होते हैं। पहला 0 लेवल, जिसमें दृश्यीकरण आता है, विजुअलाइजेशन। ठीक है, यानी कि वस्तुओं को देखकर आकृति बताना, जैसे समोसा को देखकर बताना कि ये त्रिभुज है, रोटी को देखकर बताना कि ये वृत्त है। ठीक है, माचिस को देखकर बताना घनाभ है, और इस तरीके से चीजों को देखकर, आकृति को देखकर, वस्तुओं को देखकर आकृति बताना।
फिर लेवल नंबर 1 पे आते हैं विश्लेषण, आकृति के आधार पर उनके गुणों में अंतर कर पाना, ठीक है, जैसे वर्ग और आयत में अंतर कर पाना, ठीक है। अगला है लेवल 2 जिसे अनौपचारिक इनफॉर्मल डिडक्शन कहते हैं, ये आकृतियों में रिलेशन बना पाता है, ठीक है। इसके अनुसार जब बच्चा आकृतियों में रिलेशन बनाएगा तो अनौपचारिक के अंतर्गत आएगा। लेवल नंबर 3 जब बच्चा औपचारिक यानी कि फॉर्मल डिटेक्शन में तब होगा जब वो आकृतियों से फार्मूला बनाता है, ठीक है। लेवल नंबर 4 दृढ़ता यानी ज्यामितीय चिंतन के आधार पर जब आकृति बनाना शुरू कर देता है खुद से, तब उसे दृढ़ता कहते हैं। ध्यान रखिए सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो 1, 2 और 3, ठीक है, या तो दृष्टिकरण, विश्लेषण और अनौपचारिक तक आते हैं, लेकिन इनको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। एक प्रश्न आपको 100% मिलना तय है, बिल्कुल, ठीक है। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसका जो सही आंसर था, क्योंकि समूह में क्या बांटना शुरू कर दिया है, ठीक है, या बांटने का जो क्रियाकलाप है, तो वो क्या होगा यहाँ पे विश्लेषण आंसर सही होगा, क्योंकि उसके गुणों के आधार पर वो आकृतियों का पता लगा रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 5 कि दिए गए वस्तुओं के समूह में से वस्तुओं की संख्या को गिनते समय एक बच्चा एक वस्तु को 2 बार गिनता है, ठीक है, रिपीट करता है गिनती के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की पूर्व अवधारणा को दिए गए संदर्भ में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है? किसे सुदृढ़ करना है? ध्यान रखिए जब किसी चीज को या किसी अंक को रिपीट करता है या 2 बार गिनता है तब वहां पर होता है एकैकी संगति, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बल्कि वीडियो में सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसे कहेंगे क्या? एकैकी संगति, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा है, ना वर्गीकरण, पदानुक्रमिक समावेशन, हायरार्किकल इंक्लूजन भी नहीं है और सबटाइजेशन भी नहीं है। सबटाइजेशन का मतलब होता है कि कम चीजों को देखते ही बच्चा बिना गिने बता दे कितना है, ठीक है, तो इसे सबटाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर सबटाइजेशन नहीं है। आगे इनसे संबंधित भी प्रश्न आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय संप्रेषण को बढ़ाने का क्या अर्थ है? ठीक है, तो गणितीय संप्रेषण को बढ़ाने का यहाँ पर बेटा अर्थ पूछा है, बच्चे को तत्परता के साथ प्रश्नों का उत्तर देने योग्य बनाना। गणितीय संप्रेषण का ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि उत्तर देने योग्य बनाना। कक्षा में वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो भाषा का उद्देश्य है, ठीक है। गणितीय चिंतन का, गणितीय संप्रेषण का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित और अव्यक्त करना बिल्कुल सही आंसर होगा। जहां मैथमेटिकल थिंकिंग बात आएगी वही गणितीय संप्रेषण बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो गणितीय संप्रेषण का जो उद्देश्य है वो गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित और अव्यक्त करना। गणित की कक्षा में बहुत सी कहानी, कविताओं को, नाटक को सम्मिलित करना गलत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक शिक्षक कहता है कि गणित ठीक से देखा जाए तो न केवल सत्य बल्कि सर्वोच्च सरसता यानी कि सुप्रीम ब्यूटी रखता है, सुप्रीम ब्यूटी रखता है, ठीक है, इसे सर्वोच्च सरसता भी कहते हैं। निम्नलिखित में से गणित पढ़ने के लिए लक्ष्य जो है, पढ़ने के लिए लक्ष्य की ओर शिक्षक संकेत कर रहा है। किस लक्ष्य की ओर? व्यवहारिक गलत, ठीक है, तो ये सौंदर्य परक, क्योंकि सीधा सीधा दिया है सुप्रीम ब्यूटी, सर्वोच्च सरसता। हो सकता है इंग्लिश वर्जन हिंदी में ना दिया हो, इसलिए जब कभी प्रश्न समझ में ना आए मैथ में तो उसका इंग्लिश वर्जन आप जरूर देखें। तो इसका सही आंसर होगा सौंदर्य परक से लक्ष्य। ज्ञान की बात नहीं हो रही है तो ज्ञान मीमांसा भी नहीं होगा, और एप्लीकेशन की बात नहीं है या कोई प्रयोग की बात नहीं है, प्रयोगात्मक लक्ष्य भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक अंकीय संख्याओं के योग को प्रस्तुत करते हुए सुश्री अलका ने मूर्त वस्तुओं जैसे कि टोकनों, पेंसिल्स, रबड़ों आदि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को एक अंक की संख्याओं को जोड़ने के लिए इन वस्तुओं का कुशलता पूर्वक उपयोग करने का अवसर प्रदान किया। ब्रूनर के जो अधिगम है वो किस प्रकार ये कहलाता है, ठीक है, ये किस प्रकार का ब्रूनर है, यानी वो चीजों का प्रयोग कर रही है, ठीक है, जैसे पेंसिल, रबड़, ठीक है। तो मूर्त वस्तुओं का जब प्रयोग कर रही है यहाँ पे तो इसे कहेंगे अभिप्रदर्शन। क्या कहेंगे? अभिप्रदर्शन, इनएक्टिव, ठीक है। यहाँ पर चित्र दृश्य की बात नहीं हो रही है बल्कि मूर्त चीजों को प्रयोग करके एडिशन सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो मूर्त बेटा होता ही नहीं है ब्रूनर के अनुसार, तो मैंने स्टेजेस बता दी थी, आगे और पढ़ेंगे। सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता तो ये सांकेतिक होता, तो ये भी नहीं होगा, सही आंसर होगा 3rd। हम थोड़ा सा ब्रूनर का सिद्धांत देखते हैं। इसमें 3 मोड हैं, इन्होंने बताए, अभिदर्शन विधि यानी कि इनएक्टिव मोड,
जिसमें बच्चा अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है। ठीक है, दूसरा है दृश्यमापता मोड, आइकॉनिक मोड। ठीक है, अपनी अनुभूतियों को मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर, यहां सिर्फ अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा, और दृश्यमापता आएगा तो कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर, और सांकेतिक आएगा तो अपनी अनुभूतियों को संकेतों या भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक बच्चा अपने आसपास से विभिन्न आकृतियों के उदाहरण देता है, जैसे समोसा एक त्रिभुज है। वह बच्चा, यहाँ पर गलत लिखा है, ये वॉन हेले होगा। ठीक है, वॉन हेले के सिद्धांत के अनुसार किस चिंतन के किस स्तर पर है। ठीक है, तो ये विश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि आकृति को देखकर वो क्या कर रहा है, कोई वस्तु को देखकर आकृति बता रहा है। वस्तु से जब आकृति बताता है तो ये लेवल नंबर 0 होगा, जिसे दृश्यीकरण कहते हैं, यानी कि विजुअलाइजेशन कहते हैं। देखकर, विजुअलाइजेशन मतलब आकृति, वस्तु देखकर आकृति बताना। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में एक गतिविधि कार्य करते समय बच्चों द्वारा दर्शाए गए व्यवहारों के एक परास या रेंज को अभिलेखित करने के लिए एक शिक्षक द्वारा बच्चों का अवलोकन करते हुए जो संक्षिप्त टिप्पणियां ली जाती हैं, वह किसका उदाहरण है। ध्यान रखिए, ये जो संक्षिप्त टिप्पणियां हैं वो रिकॉर्ड्स की जाती हैं, और वो रिकॉर्ड्स की जाती हैं उपाख्यात्मक अभिलेख। ठीक है, इसे कहते हैं एनेक्डोटल मतलब रिकॉर्ड्स। ठीक है, रूब्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, आगे हम रूब्रिक्स की भी बात करेंगे, तो यहाँ पर रूब्रिक्स नहीं होगा, अवलोकन भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट भी नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए, कैसी, जिसमें अधिगमकर्ता को केवल उपदेशात्मक सहभागिता हो। गलत। जो कम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित, तो ये भी गलत होगा। जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, क्योंकि मैथमेटिक्स मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। जिसमें शिक्षक द्वारा अधिकतम हस्तक्षेप शामिल हो। गलत, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक और पाठ्य पुस्तकों का कम से कम रोल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि को निरूपित नहीं करता। कंस्ट्रक्टिव कक्षा में कौन सा गणितीय गतिविधि को निरूपित नहीं करता। एक बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है। एक बच्चा गणितीय अवधारणा पर आधारित एक कहानी की रचना कर रहा है। एक बच्चा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ग्राफ बना रहा है। एक बच्चा श्यामपट्ट से प्रश्नों की नकल कर रहा है। तो ये कंस्ट्रक्टिव या रचनात्मक वर्क बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ये जब रचनावादी आएगा तो कोई रचनात्मक कार्य होना चाहिए, तो नकल करना रचनात्मक कार्य नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यही पूछा है कौन सा रचनात्मक कार्य नहीं है। बाकी विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत करना, क्लासीफाई करना, गणितीय अवधारणा पर कहानी की रचना करना और एक ग्राफ बनाना, ठीक है, आंकड़ों के आधार पर, ये क्रिएटिव वर्क है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विधि गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभिप्रेरित नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है। सार्वजनिक परीक्षा तो कभी भी मोटिवेट नहीं करती है, बल्कि बच्चे परीक्षा से डरते हैं। एक प्रश्नावली से भी बच्चे डरेंगे। ठीक है, क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन या निर्देशित शिक्षण, तो निर्देशित शिक्षण भी नहीं होगा डायरेक्टेड, ठीक है, बल्कि क्या होगा, क्रियाकलाप एक्टिविटी आधारित मूल्यांकन में बच्चे क्या रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम किस पर केंद्रित होना चाहिए। कि गणित का शिक्षण और सीखना किस पर केंद्रित, कंठस्थ कराना। देखिए पहला है कार्य गतिविधियों को कंठस्थ या याद कराने पर। गलत। आप मैथमेटिक्स टैग वर्ड का हमारा वीडियो देख लीजिए, वहां से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इन कीवर्ड को फाइंड आउट करने में। अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों, गतिविधियों पर, ठीक है, और पहाड़ों, गणना आदि की रटन। देखिए ये भी गलत होगा। रटना, प्रकरण पर आधारित कई प्रश्नों को हल करने पर, ताकि विद्यार्थी सही प्रणाली सीख सके। अब देखिए 2 ऑप्शन आपके पास बच जाते हैं, या तो ये दूसरा सही होगा या चौथा सही होगा। देखिए जहां तक बात है कि यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे कि अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों, गतिविधियों पर, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अब 4th नंबर भी पढ़ेंगे कि प्रकरण पर आधारित कई प्रश्नों को हल करने, ताकि विद्यार्थी सही प्रणाली सीख सके। तो ऑप्शन नंबर 4
ज्यादा बेटर है ऑप्शन नंबर 2 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कई प्रश्नों को हल करना और ताकि विद्यार्थी सही सिस्टम को सीख सकें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपेक्षाकृत दूसरे के। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि प्राथमिक स्तर की एनसीईआरटी की गणित की पाठ्य पुस्तकों में विविध रूप से कहानियां, कविताएं, पहेलियां और खेल शामिल हैं। इनको शामिल करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? गणित के पाठ्यक्रम को कम करना, बिल्कुल गलत है। गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही है। जो कहानियां, कविताएं या जो पहेलियां शामिल की गई हैं उसका उद्देश्य ये है कि बच्चों को क्या है, दैनिक जीवन से जोड़ना। और ये हमारा शुरुआत में भी उद्देश्य होना चाहिए टीचर का भी। बच्चों को फुर्सत की गतिविधियां उपलब्ध कराना गलत है, और गणित की कक्षा में हास्य प्रयास या हंसने के अवसर देना यह भी गलत है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है? तो नैदानिक जैसे ही आए तो हमेशा ध्यान रखिए कमी की पहचान करना, तो कमी को आइडेंटिफाई करना नैदानिक परीक्षाएं कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, बच्चों की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करना, बिल्कुल सही आंसर होगा यही। माता पिता को प्रतिपुष्टि फीडबैक देने में उपयोगी, गलत। तो बच्चों का नामीकरण करना और ये लेबलिंग करना ये गलत होगा। और शस्त्रांत परीक्षाओं में पूछे जाने प्रश्नों को बनाने में मदद करता है, ये भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन युक्ति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? गणित का आकलन करने के लिए सबसे कम प्रभावशाली कौन सी युक्ति या स्ट्रेटजी है? अवलोकन पर आधारित गतिविधियां, शस्त्रांत परीक्षा, रचनात्मक आकलन कार्य, रूब्रिक्स का उपयोग। तो सबसे कम उपयोगी है वो शस्त्र की परीक्षाएं, एग्जामिनेशन सबसे कम उपयोगी है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है? तो प्राथमिक लेवल पे जो गणित में नहीं है, प्रोबेबिलिटी शामिल नहीं है। ध्यान रखिए ये हायर लेवल पे होता है, बल्कि से हायर सेकेंडरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे, ठीक है। सेकेंडरी लेवल से पहले ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप देखेंगे तो ये प्राइमरी लेवल पे प्रतिमान या पैटर्न, आंकड़ों का प्रबंधन, अनुमान लगाना, ये सब कुछ शामिल है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 में प्रस्तावित है? तो देखिए बुनियादी स्तर, फाउंडेशनल स्टेज भी है, प्राथमिक स्तर कहीं शामिल नहीं है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, प्रारंभिक स्तर शामिल है, प्राथमिक स्तर शामिल नहीं है। प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है और हायर स्टेजेस भी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है? ठीक है, वो बताना है जो सबसे कम उपयुक्त है। गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति पदानुक्रमित होती है, बिल्कुल सही। गणित को प्रतिरूपों के अध्ययन की तरह भी समझा जा सकता है, यानी पैटर्न के अध्ययन की तरह, ये भी सही। गणित की प्रकृति समावेशी होती है क्योंकि इसमें सदैव सामाजिक व्यक्तिनिष्ठा, व्यक्तिपरकता आदि भी शामिल होती है। ऑब्जेक्टिविटी, तार्किक विवेचन गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर 4 भी सही है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमको ऑप्शन जो देखिए सीटेट में कभी कभी सारे ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन फिर भी हमें वहां पे वो ऑप्शन आइडेंटिफाई करना होता है जो सबसे कम इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो सबसे कम इम्पोर्टेंट है कि तार्किक विवेचन गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लॉजिकल हाँ निभाता है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं निभाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्राथमिक कक्षा में भिन्नों का परिचय देते हुए एक प्रभावी शिक्षण योजना ये होगी, आरंभ कहाँ से करें? ठीक है, भिन्न के लिए या कुछ भी मैथ पढ़ाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए आगमन विधि का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। कौन सी विधि बेटा? आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, पहले हम कोई एग्जाम्पल देते हैं या उसके बाद किसी फार्मूला या सूत्र पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड का प्रयोग होना चाहिए मैथमेटिक्स में। भिन्न की परिभाषा बिल्कुल गलत है, फार्मूला और सूत्र सबसे पहले बताना मैथ पढ़ाने का तरीका नहीं है। पूर्णांकों का पुनः स्मरण ये भी नहीं होगा। श्यामपट्ट पर विभिन्न भिन्नों का संख्यात्मक रूप से निरूपण करना ये भी नहीं। विभिन्न भिन्नों का चित्रों द्वारा निरूपण करने पर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा 4th। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से किस अवधारणा के लिए 10 ग्राम का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री TLM के रूप में सबसे कम प्रभावी है? तो 10 ग्राम आप जानते होंगे, 10 ग्राम एक पहेली होती है बेटा। 10 ग्राम एक पहेली होती है जिसमें 7 आकृतियां होती हैं। उन आकृतियों से एक दी गई आपको आकृति बनानी होती है, दी गई आकृति बनानी होती है। इन 7 आकृतियों में ध्यान रखिए, सबसे पहले तो एक छोटा त्रिभुज होता है,
ठीक है। एक छोटा त्रिभुज, दो छोटे त्रिभुज होंगे, दो छोटे त्रिभुज, ठीक है, फिर होगा एक मध्यम त्रिभुज होगा और फिर दो बड़े त्रिभुज होंगे, और उसके बाद जो होता है बेटा एक वर्ग होगा, ठीक है, एक वर्ग होगा और उसके बाद एक समचतुर्भुज होता है, ठीक है, एक समचतुर्भुज होगा, ठीक है। तो ये 7 आकृतियां होती हैं, यानी कि दो छोटे त्रिभुज, फिर एक मध्यम त्रिभुज, फिर दो बड़े त्रिभुज, फिर एक वर्ग और एक समचतुर्भुज। इन 7 आकृतियों की मदद से आपको एक दी गई आकृति बनानी होती है, इसे टेनग्राम कहते हैं। तो यहाँ संख्या का बोध नहीं कर पाएंगे, बाकी दिक् स्थान, दृष्टिकोण, आकृतियां और दिक् स्थान ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इनका तो यूटिलाइज कर सकते हैं टेनग्राम से, लेकिन संख्या का बोध नहीं होगा, तो सबसे कम प्रभावी होगा संख्या का बोध। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि विद्यार्थियों में गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी संभावना सबसे कम है। गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए सबसे कम संभावना सबसे कम है वार्षिक परीक्षा, गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, गणित की संचयी प्रकृति, तो रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन सबसे कम जो है चिंता बढ़ाएगा, क्योंकि रचनात्मक आकलन क्या है, कमियों का निदान है एक तरीके से, ठीक है। जहां कमी है वहां पर उसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। ये कोई परीक्षा नहीं है एक तरीके से, तो जहां कमी है उसका निदान करना। तो यहाँ बच्चा बिल्कुल भी घबराएगा नहीं, जब यहाँ पे डरेगा नहीं, तो उम्मीद है यहाँ पे चिंता बढ़ाने के लिए सबसे कम संभावना क्या होगी बच्चे के लिए, रचनात्मक आकलन। वार्षिक परीक्षा और इन सब चीजों से तो बहुत डरता है बच्चा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। 24 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय संप्रेषण को बढ़ाने या उन्नयन करने का अर्थ क्या है। बच्चों को तत्परता के साथ प्रश्नों का उत्तर देना बिल्कुल गलत है। इसका उन्नयन का उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चा तत्परता के साथ कक्षा में वाद विवाद, ये भाषा संप्रेषण का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन गणित संप्रेषण का उद्देश्य नहीं है। गणितीय चिंतन यानी मैथमेटिकल थिंकिंग को सुव्यवस्थित, संगठित तथा व्यक्त करना, यही इसका उद्देश्य है, क्योंकि मैथमेटिकल थिंकिंग की बात आ गई। गणित की कक्षा में बहुत सी कहानी, कविताओं, नाट्य को सम्मिलित करना गलत। 25 देखिए, आधारभूत अवधारणाओं जैसे कि विभाजन इकाइयों का बोध, संरक्षण, टाइलों का पैटर्न इत्यादि गणित की किन अवधारणाओं के अधिगम का आधार है। किसका अधिगम मतलब सीख सकता है, क्या सीख सकता है इनसे बच्चा। लंबाई का मापन, तो लंबाई भी सीख सकता है, फिर चौड़ाई भी सीख सकता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पर्याप्त आंसर नहीं है। आयतन भी सीख सकता है, आंकड़ों का प्रबंधन, तो सबसे ज्यादा सही आंसर होगा वो होगा द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल का मापन, यानी कि जो 2D आकृतियां हैं उनके क्षेत्रफल का मापन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित अध्यापन के लक्ष्य के रूप में सबसे कम उपयुक्त है। गणित अध्यापन के लक्ष्य के रूप में सबसे कम उपयुक्त है। तीव्रता से गणना करने के लिए युक्तियां और तकनीकें सबसे कम उपयुक्त होगा यही, ठीक है। समस्या समाधान कौशलों को विकसित करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स की दृष्टि से। आलोचनात्मक चिंतन और तरीका कौशलों का विकसित करना, प्रभावी गणितीय संप्रेषण कौशल विकसित करना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे कम उपयुक्त है गणना करना तीव्रता से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निपुण भारत मिशन के अनुसार बुनियादी संख्यात्मक का ज्ञान क्या है, यानी कि इसे FLN है इसके अंतर्गत, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ठीक है, यानी कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान इसके अंतर्गत आता है। जो संख्यात्मक ज्ञान है बुनियादी, उसके अंतर्गत गणितीय चिंतन का विकास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संख्याओं को पढ़ना लिखना, आकृतियों का आलेखन, दैनिक जीवन में मापन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हरजोत को लगता है कि वह वर्ग एक समचतुर्भुज है और एक आयत दोनों ही है। ये बैन हले के ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है, यानी कि वह इनमें क्या स्थापित कर रहा है, रिलेशन जो स्थापित कर रहा है। जब वह रिलेशन स्थापित करता है तो स्तर नंबर बेटा 2 होता है, जैसे कहेंगे आंसर नंबर 2 संबद्धता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, गणितीय समस्याएं जो कि खुले सिरे वाले होती हैं विकसित होती हैं। जो खुले सिरे वाली मतलब ओपन एंडेड जो होता है उसे हम क्रिएटिव कहते हैं। क्या कहेंगे, क्रिएटिव, रचनात्मक या सृजनात्मक। और सृजनात्मक के अंतर्गत देखिए, एक तो सृजनात्मक चिंतन आ जाएगा और एक अपसारी चिंतन आ जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट के मतलब होता है कि एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की जो क्षमता होती है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत आती है।
पहला गलत होगा, डी गलत होगा बेटा, बी और सी सही होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, गणितीय चिंतन का विकास किसके जरिए किया जा सकता है? बच्चों के साथ गणितीय खेल खेलने, दिए गए सूत्र के आधार पर प्रश्नों को हल करने, श्याम पट्ट पर पहाड़े लिखने, पर्यावरण से चित्रात बनाने। चित्रात बनाना, पहाड़े लिखना, दिए गए सूत्र के आधार पर प्रश्नों को हल करना, ये क्रिएटिविटी के अंतर्गत नहीं आता है, ना कि मैथमेटिकल थिंकिंग का ये पार्ट होगा। ठीक है, मैथमेटिकल थिंकिंग का क्या पार्ट होगा? बच्चों के साथ गणितीय खेल खेलना। ठीक है, जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं उनके आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कई विद्यार्थी गणित में भय और असफलता के बोध का अनुभव करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कि ए असर्शन सही है। जेंडर विभिन्नताएं गणित में भय के लिए उत्तरदायी है, यानी कि आर गलत है। लड़का लड़की कोई भी हो अच्छे से गणित सीख सकता है, लड़कियां भी गणित में होशियार होती हैं, लड़के भी गणित में होशियार होते हैं। तो आर गलत हो गया, ए सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 32 देखिए, गणित में समस्या समाधान की युक्तियों में सम्मिलित है। जो समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग की युक्ति है, स्ट्रेटजी है, उसमें क्या शामिल है? अंतर्ज्ञान और ज्ञान, कंठस्थ करना, प्रक्रियात्मक प्रभाव, अवलोकन और प्रयोग, तर्कना यानी विवेचन और पैटर्न बनाना। तो सही आंसर होगा तर्कना और पैटर्न बनाना। मैथमेटिक्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें, प्राथमिक लेवल पे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मैथमेटिकल थिंकिंग और पैटर्न बनाने वाली बात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, एक बच्चा अपने आसपास से विभिन्न आकृतियों के उदाहरण देता है, जैसे समोसा एक त्रिभुज है। वह बच्चा बान हेले के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर है? जब बच्चा क्या कर रहा है? वस्तु को देखकर क्या बता रहा है? आकृति बता रहा है। तो वह बान हेले के 0 नंबर लेवल पे होगा, लेवल नंबर 0, और लेवल नंबर 0 यानी कि दृष्टिकरण, विजुअलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एक बच्चा गणित की कक्षा में कहता है कि 5 बिंदु, 5 लड़कियां, 5 कांच सभी संख्या 5 को निरूपित करते हैं। बच्चा संख्या के किस पहलू की ओर संकेत कर रहा है? तो इसे कहेंगे गणना, क्योंकि वो गणना सीख रहा है कि जो 5 है, 5 क्या है। ठीक है, इसको अच्छे से सीख रहा है, तो इसे कहेंगे गणना। स्थानीय मान, नामिक मान या क्रम सूचता को नहीं सीख रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, गुरुदीप प्राथमिक गणित कक्षाओं में उपयोग व गणित किट का एक गणित किट विकसित करना चाहता है, उसे सम्मिलित करना चाहिए। गणित किट विकसित करने के लिए प्राथमिक स्तर पर क्या जरूरत है, किसकी जरूरत है? तो सही आंसर होगा दैनिक जीवन में प्रयुक्त सामग्री। ठीक है, वैसे भी TLM का मतलब ही ये होता है कबाड़ से जुगाड़। तो पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। उच्च परिष्कृत साधन गलत, उच्च परिष्कृत साधन ये हायर लेवल की बात है, केवल ICT आधारित केबल आ गया, इसलिए ये गलत होगा। ICT संसाधन शामिल हो सकते हैं इंफॉर्मेशन, लेकिन इससे केबल गलत होगा। महंगे ठोस महंगे होने की वजह से ये आंसर गलत होगा, बाकी वैसे आंसर सही हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में खुले सिरे वाले प्रश्नों की विशेषता नहीं है? तो खुले सिरे वाले मतलब क्रिएटिव प्रश्न, तो कौन सी विशेषता नहीं है? केवल माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी, प्रयास और त्रुटि, एक से अधिक उत्तर, समस्या समाधान कौशल को विकसित करना। तो क्या नहीं है? वो पहला नहीं है कि केवल माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी हो। ठीक है, प्रयास और त्रुटि ओपन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक से अधिक उत्तर यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो हमने बात की थी अभी, समस्या समाधान कौशल भी इसके अंतर्गत आएगा। 37 देखिए कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर जो प्राथमिक लेवल पर कोण मापी नहीं होगा, बाकी 10 ग्राम मैंने बताया था, डाइंस ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट है, टाइलिंग भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से बच्चों में गणित के प्रति सबसे अधिक सामान्य भ्रांति क्या है? सबसे अधिक सामान्य भ्रांति क्या है? गणित केवल संख्या के बारे में नहीं है, गणित वास्तव में बहुत रुचिपूर्ण है, गणित में बहुत कुछ अमूर्त की आवश्यकता होती है, गणित बहुत मुश्किल है अतः एक भयावह विषय है। तो सबसे बड़ी भ्रांति यह है गणित बहुत मुश्किल है और एक बहुत भयावह विषय है। ठीक है, 39 देखिए, निम्नलिखित में से किस पर
किस पर प्राथमिक स्तर की गणित पाठ्यचर्या में सबसे अधिक बल दिया गया है? औपचारिक समस्या समाधान, जिज्ञासा के पोषण स्तर, मौखिक अधिगम, उत्पाद अधिगम पर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो जिज्ञासा के पोषण स्तर पर। तो मैथमेटिक्स क्या है? जिज्ञासा के स्तर पर। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि एक व्यक्ति गणित का उत्तम शिक्षक बनना चाहता है। एक उत्तम गणित शिक्षक बनने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? अल्प समय में समस्याओं को हल करने की क्षमता नहीं, एक संख्या पद्धति, बीजगणित, ज्यामिति का अच्छा ज्ञान, ये भी नहीं हो। ठीक है, हाँ ये जरूरी है लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि हाँ हमें सीटेट में वो आंसर आइडेंटिफाई करना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा ऑप्शन देखिए, अवधारणात्मक ज्ञान एवं गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता, मैथ को दैनिक जीवन में अप्लाई करने की क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। केवल गणित के तत्वों और सूत्रों का ज्ञान, ये भी गलत होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्यार्थियों में गणित के भय को बढ़ाने में योगदान नहीं करता है? तो जो गणित के भय को बढ़ाने में योगदान नहीं करेगा, हमने अभी देखा था, या तो रचनात्मक मूल्यांकन होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी इसके अंतर्गत आएगा। परीक्षा प्रणाली तो डर को बढ़ाती है, तो ये सही नहीं होगा। गणित का अमूर्त स्वरूप भी भय को बढ़ाएगा, ये भी सही नहीं होगा। जेंडर संबंधी क्षमताएं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसको गणित को भय को बढ़ाने में बिल्कुल भी योगदान नहीं। मानक क्रियाओं पर बल बिल्कुल बढ़ाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निर्देश के दौरान अधिगम की प्रगति को आंकने के लिए गणित शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस आंकलन विधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, निर्देश के दौरान की बात हो रही है यहाँ पर, तो कौन सी? तो प्लेसमेंट आकलन गलत। सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अब है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ध्यान रखिए, जब भी कभी आप पॉजिटिव आंसर लेंगे पॉजिटिव वे में, तो सही आंसर होगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। यहाँ पर कमियों का समाधान किया जाता है बेटा। कमी है तो उन कमियों को साथ साथ समाधान या उनका सॉल्यूशन किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन, जिसमें सख्त परीक्षाएं वगैरह ये शामिल है। निदानात्मक भी हो सकता है, लेकिन अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत यहाँ पर रचनात्मक आकलन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यचर्या को बल देना चाहिए। मूर्त स्तर पर अमूर्त गणितीय अवधारणाओं का अनुभव करने पर बिल्कुल सही है। मूर्त से अमूर्त गणित चलता है, तो इनका अनुभव करने पर तकनीकी गणितीय, बेटा प्राथमिक स्तर पर तकनीकी गणितीय भाषा बिल्कुल नहीं, बच्चे सीखेंगे ही नहीं, बल्कि उन्हें मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। विशिष्ट गणितीय चिन्हों के सीखने पर ये भी गलत होगा। केवल गणितीय संक्रियाओं के उपयोग पर ये भी गलत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल सिद्धांतों के अनुसार सभी विद्यार्थियों द्वारा किस कक्षा तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की उपलब्धि को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है? तो सही आंसर है यहाँ पे कक्षा 3। एक अभी मिशन चल रहा है जिसे निपुण भारत मिशन, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी इसका पूरा नाम है। इसका उद्देश्य है कि मार्च 2025 तक, ठीक है, बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान होना जरूरी है। इस लक्ष्य को पाने के लिए ये जो मिशन है वो आंगनवाड़ी से कक्षा 3 तक चलाया गया है। आंगनवाड़ी से बेटा कक्षा 3 तक। तो इसका जो सही आंसर है वो हाई यहाँ पर पूछा है, आंसर होगा कक्षा 3। 45 देखिए, गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? गणित की प्रकृति, गणित में केवल परिकलन होता है, बिल्कुल गलत। केवल आ गया ना तो इसके अर्थ को सीमित कर रहा है। गणित आगमन, निगमन एवं सामान्यीकरण करने की आदत का विकास करता है, बिल्कुल सही। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव दोनों का और सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन करने की आदत का विकास करता है, बिल्कुल सही है। गणित अपसारी चिंतन की अपेक्षा अभिसारी चिंतन पर विकास में सहायता करता है, गलत। बल्कि अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग में मदद करता है, ना कि कन्वर्जेंट थिंकिंग में। गणित में अमूर्त विचार और अवधारणाएं निहित है। मूर्त के साथ साथ अमूर्त भी शामिल है। ठीक है, अमूर्त विचार भी शामिल है। तो आंसर नंबर दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एक दी गई समय अवधि में एकत्रित किए गए बच्चों के कार्य के नमूने और वर्कशीट का सुव्यवस्थित संग्रहण क्या कहलाता है? इसे पोर्टफोलियो कहते हैं बेटा। पोर्टफोलियो क्या होता है? वह बच्चे का पूरा एक पोर्टफोलियो होता है जिसमें उसका नाम, आधार कार्ड, उसकी वर्कशीट, क्या कार्य उसने सीखा, और ये हर क्लास में क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। फर्स्ट में उसका एक जो पोर्टफोलियो बनेगा वो आगे जाके कक्षा 2 में ट्रांसफर हो जाएगा, 2 से 3 में। इस तरीके से उसमें पूरा उसका डेटा रहता है बच्चे का कि फर्स्ट में उसने क्या सीखा,
ठीक है, फिर अब सेकंड में क्या सीख रहा है, इस तरीके से। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 47 देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित का मूल उद्देश्य क्या है। संख्या पद्धति का विकास बिल्कुल गलत है। मात्राओं के मापन का विकास, ये भी गलत है। सही आंसर है समस्या समाधान के लिए गणितीय विवेचन और तकनीक या तरीका का विकास। समस्या गणितीय विवेचन, जहां भी आंसर आएगा वही आंसर हमेशा गणित के लिए सही होगा। गणितीय सूत्रों द्वारा समस्याओं को हल करना, ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुशंसा करती है कि गणित एवं परकिलन चिंतन पर विद्यालयों में सबसे अधिक किस पे बल दिया जाना चाहिए। तो ये बुनियादी स्तर पर सही आंसर होगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर तो शामिल ही नहीं है एनईपी में, मिडिल स्तर शामिल है। सही आंसर होगा पहला, फाउंडेशनल स्टेज। 49 देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूली गणित को क्या होना चाहिए। तो गतिविधि अभिमुख होना चाहिए, यानी कि एक्टिविटी आधारित होना चाहिए। ठीक है, जब एक्टिविटी आधारित होगा तभी बच्चा अच्छे से सीखेगा। स्मृति यानी कि याद करने पर आधारित नहीं होना चाहिए, अभ्यास पे होना तो चाहिए, लेकिन प्राइमरी लेवल पर जो बात है वो एक्टिविटी आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन आधारित तो गलत ही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, संख्याओं में कम वस्तुओं को बिना गिने तुरंत सही संख्या बताने की योग्यता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इसे सबटाइजेशन कहा जाता है। याद रख लीजिए, जब चीजों को, जो कम चीजों हो उनको बिना गिने तुरंत सही बताना सबटाइजेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षण के लिए शिक्षा शास्त्र को किस पर केंद्रित होना चाहिए। तो ये होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर आगमनात्मक उपागम पर, मैंने पहले ही बताया था, परिकल्पना पर नहीं। ठीक है, और उपदेशात्मक संप्रेषण नहीं, ड्रिल एवं इसमें होता है, इसे इंडक्टिव कहते हैं, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में बेटा पहले कोई एग्जाम्पल बताया जाता है, उसके बाद हम फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले कोई एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि भिन्न को समझाना है तो भिन्न का एग्जाम्पल देंगे, रोटी के बारे में, उसके सेब के टुकड़ों के बारे में, चॉकलेट को आधा, यानी कि एप्लीकेशन से शुरू करेंगे और फिर उसके फॉर्मूला तक ले जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 52 देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के प्रति उत्तर में सीबीएसई ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन को किस वर्ष में, यानी सीसीई कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को किस वर्ष में प्रस्तावित किया था। तो इसका जो सही आंसर है बेटा 2010 है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, गणित के टेस्ट में साधारण ब्याज का सूत्र क्या है पर आधारित प्रश्न किसका उदाहरण है। तो ये ज्ञान का उदाहरण है, यहाँ कोई एप्लीकेशन नहीं लग रहा है, सूत्र का प्रयोग नहीं हो रहा है, बल्कि सूत्र याद करने की बात हो रही है। सूत्र क्या है, यानी सूत्र बताना है आपको। ठीक है, तो ये ज्ञान की बात है। 54 देखिए, शिक्षक एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र देता है। पहले वो दे रहा है सूत्र बेटा, और फिर बच्चों को भिन्न भिन्न आयताकार कटआउट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है, फिर सूत्र का, यानी जो फार्मूला है उसका प्रयोग करने के लिए कह रहा है। तो पहले अगर सूत्र आ गया और फिर प्रयोग करा रहा है तो इसे कहते हैं बेटा निगमनात्मक विधि, डिडक्शन मेथड। ठीक है, और आगमनात्मक इसका उल्टा होता है, जो मैंने अभी बताया था। यहां से एक प्रश्न जरूर बनेगा। 55 देखिए, संख्याई कौशल के विकास का अर्थ नहीं होता है वो बताना है। संख्याओं और संख्या प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान, संख्याओं के साथ साथ आकृतियों के बारे में समझ, संख्याओं को रटकर याद करना। बेटा यही नहीं होता है, क्योंकि रटकर याद करना नेगेटिव कीवर्ड है, ये तो शामिल होता ही नहीं है। वास्तविक जीवन में आंकड़ों के प्रबंधन के लिए आवश्यक कौशल सही है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, गणितीय संप्रेषण क्षमता किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो समस्या हल करने से पहले गणित की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ को पढ़ने से, बच्चों को महत्वपूर्ण अवधारणाओं की परिभाषा और पाठ को पढ़ना, ये बिल्कुल शामिल नहीं होगा। बच्चों को गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करना बिल्कुल सही है। ठीक है, पढ़ना, रटना, परिभाषा, सूत्र, ये कभी भी आंसर सही नहीं होंगे। ठीक है, गणितीय विभिन्न गणितज्ञों के जीवन इतिहास के अधिगम, ये भी सही नहीं है। तो गणितीय संप्रेषण को बढ़ाने के लिए थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 57 देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कौशल दृश्य अधिगम में नहीं आता है। तो दृश्य अधिगम में क्या शामिल नहीं होगा, ये आपके लिए बताना है। तो इसमें आएगा निगमनात्मक कौशल। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा, दृश्य अधिगम में शामिल नहीं है। आंकड़ों का प्रस्तुत, निरूपण और ये सारे दिखाई देंगे, निगमनात्मक विवेचन इसमें शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, गणित की कक्षा में किसी विद्यार्थी के निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस का
मूल्यांकन किस पर आधारित नहीं है। समस्या समाधान क्षमता, कंठस्थ करने की क्षमता, बस देखो यही निगेटिव है तो इसी पर आधारित नहीं है। बाकी समस्या समाधान, तार्किक चिंतन, दृष्टिकोण पर आधारित है। 59 संश्लेषण विधि में हम किसकी ओर अग्रसर होते हैं, तो इसका सही आंसर है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, बाकी आंसर गलत हो जाएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सीखने के लिए अत्यावश्यक और अनिवार्य पूर्व अपेक्षा है। सीखने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए जरूरी होता है बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, और इसी पर निपुण भारत मिशन बल दे रहा है कि मार्च 2025 तक सभी जो बच्चे हैं कक्षा आंगनवाड़ी से कक्षा 3 तक, उन्हें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान जरूर आना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।